हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे चैनल पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, जिस सीरीज में हम आपको बोर्ड क्लासेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे जो कि हर एक सब्जेक्ट को कवर करेंगे। आज हम बात करेंगे 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 12 एटम्स की। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं, तो आप उनको जरूर से देखें। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही आई बटन पर प्ले भी हो रहा होगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज हम बात करेंगे एटम्स की। तो ये जो चैप्टर है वो आरबीएससी में 3 नंबर का होता है, यानी कि 3 नंबर में आपके 1.5 यानी कि 1.5 नंबर का एक न्यूमेरिकल हो सकता है, डेरिवेशन हो सकती है, डेफिनेशन हो सकती है, और बाकी जो रहेगा उसमें हाफ हाफ मार्क्स करके ये 3 क्वेश्चन और डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि टोटल जो क्वेश्चन होंगे इससे वो टोटल 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 2 आपके एमसीक्यू होंगे और एक फिल इन द ब्लैंक होगा। बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है, यानी कि मॉडल पेपर आने के बाद अगर कुछ भी उसमें अलग आता है, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया कि आंसर की शीट आपको अलग से प्रोवाइड करवाई जाएगी, अलग से वीडियो आपको देखने को मिलेगा। अभी हम फिलहाल क्वेश्चंस की बातें करेंगे। अगर आपके पास एमसीक्यू जो आ रहे हैं उनके आंसर अगर आपको आते हैं, तो आपके अपने तैयारी को बेहतर करने के लिए आप सभी आंसर्स खुद करें, और जो भी आंसर आपको आए वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर करके बताएं। और साथ ही में इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी टॉपिक है, मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक आपको सबसे पहले तैयार करने होंगे, जिससे आपके इस चैप्टर में एक भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जरूरत होगी भी नहीं। बात करें हम इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो रदरफोर्ड मॉडल और बोहर्स एटॉमिक मॉडल आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ बोहर्स एटॉमिक मॉडल में अधिकतर क्वेश्चन अभी आरबीएससी 2025 में पूछे जा चुके हैं, तो रदरफोर्ड मॉडल हमारे लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया। साथ में इसमें जितनी भी डेफिनेशंस है वो आपको 1.5 मार्क्स में देखने को मिल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, इसमें आपका कहा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल ने, यानी कि जो रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया था, उसके क्या क्या कहा था। तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी। तो ये बात तो एकदम सही है कि एम्प्टी होता है एटम का अधिकतर भाग, यानी कि 99.86% पार्ट तो खाली होता है। ऑप्शन बी है मोस्ट पार्ट ऑफ द मास ऑफ एटम एंड उसी के साथ क्या कहा है, चार्ज आर कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो रदरफोर्ड को न्यूक्लियस का डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो इसीलिए जाता है क्योंकि इसने कहा था कि इसका जो पूरा चार्ज और पूरा पॉजिटिव चार्ज और मास होता है वो कंसंट्रेटेड होता है इसके सेंटर पर। ऑप्शन नंबर सी है द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियर फोर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कूलम्ब्स फोर्स एक्टिंग ऑन देम। ये भी एकदम करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम पढ़ें कि द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय दिस मॉडल। तो रदरफोर्ड ने ये मॉडल में सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका यही था कि द स्टेबिलिटी ऑफ एटम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, यानी कि इसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया ही नहीं था। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके लिए प्रोपोर्शनल, यानी कि n जो नंबर ऑफ शेल होता है वो रेडियस के किस प्रकार से प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर n स्क्वायर, या फिर n क्यूब के होता है। तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। तो आपको पोटेंशियल एनर्जी बतानी होगी। तो इससे इस चैप्टर में आपको बोहर्स एटॉमिक मॉडल में 2 बातें जरूर ध्यान रखनी है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आपको इस बार जरूर देखने को मिलेगा। तो इन सभी के बारे में जो भी हमने रिलेशन जो आप बोहर्स एटॉमिक मॉडल के 3rd पोस्टुलेट 2nd पोस्टुलेट में पढ़ते हो उनको अच्छे से याद रखना है। तो याद रखें, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगी, और टोटल एनर्जी भी हमेशा कैसी होगी, नेगेटिव होगी। तो इसको आप याद रखें। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स रिमेन्स द सेम इन ऑल हाइड्रोजन लाइक आयंस इन देयर ग्राउंड स्टेट। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में, जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा हो बिना किसी हेल्प के, तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में करके बताएं, जिससे आपको अपनी तैयारी का आइडिया लगेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम इज -13.6। इसमें आपसे कहा गया है मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस स्टेट। तो फर्स्ट शेल की जितनी एनर्जी इसके पास है, यानी कि फर्स्ट शेल की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन को इस
ऑर्बिट में अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को आपको एटम से ही फ्री करना है, तो आपको क्या करना होगा, उतनी ही एनर्जी पॉजिटिव मिले, तो जिसके इसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी और इस एनर्जी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है अकॉर्डिंग टू बोहर्स हाइपोथेसिस, यानी कि बोहर्स ने जो पोस्टुलेट दिए थे उसको हाइपोथेसिस भी कहा गया है। द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज क्वांटाइज। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए कि बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो क्वांटाइज होती है। अब इसका हिंट आपको मैं देता हूं कि क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि बोहर का जो सेकंड पोस्टुलेट है वो क्वांटाइज्ड मॉडल पे ही डिपेंड है, यानी कि बोहर्स क्वांटाइज्ड कंडीशन। तो याद रखें क्या होता है, द एंगुलर मोमेंटम, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये क्वेश्चन नंबर 8 रहने वाला है। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि हाइड्रोजन के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस अगर ए नॉट है, तो बताइए थर्ड ऑर्बिट की रेडियस क्या होगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है आर एन इज इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। याद रखें ए नॉट की जगह आपको आर नॉट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसको हम बोहर्स रेडियस के नाम से भी जानते हैं। एन क्या होता है, नंबर ऑफ शेल, तो हमारे लिए नंबर ऑफ शेल क्या है, थर्ड, यानी कि यहाँ पर जब हम 3 लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 9 ए नॉट जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि इंपैक्ट पैरामीटर से है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जैसा क्वेश्चन आपको इस बार एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इंपैक्ट पैरामीटर या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, और बात रही रेडियस की, तो इससे जुड़े हुए आपके पास क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंपैक्ट पैरामीटर। तो इंपैक्ट पैरामीटर अगर आप अल्फा पार्टिकल का क्या कर देते हो, इंपैक्ट पैरामीटर मैक्सिमम कर देते हो, तो स्कैटरिंग एंगल क्या होगा। मान के चलिए आपके पास यहाँ एक न्यूक्लियस है और ये जो इनिशियल डिस्टेंस होती है, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बी बोलते हैं, यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर के नाम से जानते हैं। अगर इसकी वैल्यू हम बहुत ज्यादा कर देंगे तो ये अल्फा पार्टिकल इससे डिफ्लेक्ट होगा नहीं, और अगर अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होगा मतलब वो सीधा जाएगा, और अगर डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, अगर पार्टिकल सीधा चला गया, इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर एंगल जो है वो 0 डिग्री हुआ। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन टू द फर्स्ट ऑर्बिट, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर आपको लेके जाना है तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब फर्स्ट ऑर्बिट नहीं होता है प्यारे बच्चों, याद रखना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब सेकंड ऑर्बिट होता है, और जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ग्राउंड स्टेट से अगर आप उस एटम को, सॉरी इलेक्ट्रॉन को, अगर आप फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब लेके जा रहे हो तो उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। याद रखें, जब भी आप फर्स्ट से ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो उसको एनर्जी देनी होगी, और जब भी आप ऊपर से नीचे लेके आओगे तो उससे एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ये जो 10 क्वेश्चन थे आपके लिए एमसीक्यू थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बात करें हम अब अगले क्वेश्चन की, तो ये सारे फिलिप्स क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन कहा है कि द साइज ऑफ एटम ऑफ थॉमसन मॉडल इज द एटॉमिक साइज ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, यानी कि आपसे इसमें पूछा गया कि जो थॉमसन ने एटम की जो साइज बताई थी और रदरफोर्ड ने जो एटम की साइज बताई थी, उन दोनों में डिफरेंस है या फिर वो दोनों डिस्टेंस या जो साइज है वो एकदम सेम है। तो इसका जवाब होगा दोनों की साइज सेम बताई थी, यानी कि थॉमसन ने भी 10 की पावर -10 एटम की साइज का जो एक्यूरेट वैल्यू है वो क्या है, 10 की पावर -10 मीटर। यही थॉमसन मॉडल ने अप्लाई किया था और यही रदरफोर्ड मॉडल से पता चलता है। बात करें हम अगले क्वेश्चन की, तो डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, मतलब किसने न्यूक्लियस की खोज की थी। न्यूक्लियस का क्रेडिट किसको जाता है डिस्कवरी का, तो याद रखें रदरफोर्ड को जाता है। बात करें इस क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन के जो क्रेडिट है डिस्कवरी का वो किसको जाता है। ये 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो न्यूट्रॉन का जो खोज है वो किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स एडविक के नाम से हम उस साइंटिस्ट को जानते हैं जिसने न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, द एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल यूज्ड इन गाइगर और मास्टर्न स्कैटरिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखें क्वेश्चन है कि जो अल्फा पार्टिकल जहां से निकल रहे थे अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल में, वहां पर हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया था जिसको हम बिस्मिथ के नाम से जान सकते हैं। तो जब बिस्मिथ से अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो उसकी नेचुरल एनर्जी जो होती है, यानी कि जो नेचुरल काइनेटिक एनर्जी हो सकती है वो कितनी हो सकती है, तो प्यारे बच्चों याद रखें वो 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है, यानी कि उसकी एनर्जी 5.5 से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकती है। यही क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो इसमें आपसे पूछा गया है इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, यानी कि आपको फर्स्ट ऑर्बिट के लिए रेडियस आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, आपको रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट, अभी हमने एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन किया था, इसका आंसर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं।
क्वेश्चन नंबर 16 है बोहर हैज क्वांटाइज। तो ये क्वेश्चन की अभी हमने एमसीक्यू में देखा था कि बोहर ने कौन से मोमेंटम को क्वांटाइज बताया था, तो जवाब होगा एंगुलर मोमेंटम। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 17 की, जो कि आपके लिए न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पीवाईक्यू भी है आपका। द रेडियस ऑफ इंटरमोस्ट, यानी कि जो फर्स्ट शेल है उसकी रेडियस आपको दे रखी है 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, जिसको हम बोहर्स रेडियस के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इंटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी रेडियस आपको दे रखी है, तो आपको n=2 और n=3 के लिए बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा, अभी हमने लिखा कि Rn=R0 a की पावर या n की पावर 2। तो ये वाला जो फॉर्मूला है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से आप तैयार करें। बात करें अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि राइट 3 पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स हाइड्रोजन मॉडल, यानी कि बोहर ने अपने हाइड्रोजन मॉडल में जो 3 पोस्टुलेट दिए थे उसके बारे में आपको बताना है। तो डेढ़ नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है सेकंड पोस्टुलेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि एक्सप्लेन बोहर्स सेकंड पोस्टुलेट। ये जो क्वेश्चन है अभी 2024 में राजस्थान बोर्ड में आया भी है और ये इंपॉर्टेंट भी रहता है, जिसके लिए आपको कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट जिसका ऑर्बिटल मोमेंटम जो है, यानी कि जो एंगुलर मोमेंटम है, वो h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी कि जो आपने याद कर रखा है mvr=nh/2। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है, साथ में इसका स्टेटमेंट लिखना है और ये भी बताना है कि h क्या है, n क्या है, बाकी इतने में आपका काम हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, जो ये आपका क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। क्वेश्चन है कि गाइगर मास्टन, याद रखें गाइगर और मास्टन, यानी कि यहाँ पर कौन से पार्टिकल की बात हो रही है, जो स्कैटरिंग मॉडल था, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग मॉडल रदरफोर्ड ने किया था, उसको हम गाइगर मास्टन के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ट्रेजेक्ट्री ऑफ अल्फा पार्टिकल, ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। अल्फा पार्टिकल कूलम्स फील्ड में अगर वो हैवी न्यूक्लियस है तो क्या होगा कि ये जो बी है, इसमें पूछा गया कि व्हाट डू बी एंड थीटा रिप्रेजेंट इन द फिगर। तो याद रखें अभी हमने कहा था बी से किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो न्यूक्लियस से जितना दूर हो, ये यहाँ पर न्यूक्लियस है, इससे जितना दूर हो यानी कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम इम्पैक्ट पैरामीटर के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पर थीटा है, अब आप ध्यान से देखिए तो इस पार्टिकल को ऐसे जाना चाहिए था, पर ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि अपने पाथ से स्कैटर हो गया, तो इसको हम स्कैटरिंग एंगल के नाम से जानते हैं। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 21 की, तो ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल स्कैटर हुए थे उसके बीच में आपको एक ग्राफ बनाना है और उसके साथ साथ थीटा के लिए, तो थीटा और एन के बीच में ग्राफ बनाना है, जो कि गाइगर और मास्टन ने दिया था। इसी के साथ आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला, तो एक्सप्रेशन केवल लिखनी है इस क्वेश्चन में, तो एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है, जो कि क्या होती है R0 2kZe² बाय काइनेटिक एनर्जी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो अभी पिछले पेज पे हमने देखा था सेकंड पोस्टुलेट जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये वही क्वेश्चन है। बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, इन द स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम द एनर्जी इज -13.6। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है आपका, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन सीबीएसई बोर्ड में भी ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत बार मॉडल पेपर्स में और अपने पेपर्स में आ चुका है। आपको ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दे रखी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, जिसके लिए भी मैंने कहा कि आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव आती है और टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव और पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो आपको इसमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा, उस फॉर्मूले को अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूले के लिए हम जाते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है तो याद रखें काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस में टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी -13.6, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, माइनस से माइनस गया, यानी कि जो टोटल एनर्जी माइनस में होती है वही काइनेटिक एनर्जी प्लस में हो जाएगी। बात करें हम पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और याद रखें पोटेंशियल एनर्जी हमेशा माइनस में होती है, तो माइनस में 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसका सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, तो हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट। ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्साइट ए हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मतलब ग्राउंड स्टेट का मतलब हो गया n = 1 और सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब हो गया n = 3। तो फर्स्ट से थर्ड में अगर आप उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिस्ट करवाते हो तो आपको कितनी एनर्जी उसको देनी होगी। बोहर्स का थर्ड पोस्टुलेट यहाँ पर क्या बताता है, तो बोहर का जो थर्ड पोस्टुलेट है उससे हमें पता चलता है कि बोहर ने कहा था कि जितनी एनर्जी
अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्ट करता भी है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन और रिलीज करता भी है, तो उसकी एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल होगा। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, जो कि एमसीक्यू है, वहां पर रह गया था, इसलिए हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि द वैल्यू ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब फर्स्ट में लाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब यहाँ पर हो गया वही कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में अगर आपको उसको लेकर जाना है, यानी कि उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया है कि अगर आपको कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ डायनेमिकली स्टेबल ऑर्बिट इन हाइड्रोजन और टोटल एनर्जी, मतलब जो बोहर्स, यहाँ पर रदरफोर्ड न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल लिया गया है, पर यहाँ पर आपको बोहर्स की आर और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो टोटल एनर्जी थी -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डिराइव करना था। क्वेश्चन नंबर 27 है व्हाट इज मीन्ड बाय नेगेटिव एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। जब हम बात करते हैं टोटल एनर्जी की, तो हमने कहा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, क्यों है यहाँ पर माइनस, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 28 है राइट टू लिमिटेशन ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल, मतलब बोहर ने भी कुछ कमियां रखी थी, तो वो हमें उसकी कमियां बतानी है। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 जो लास्ट है, ये है व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, यानी कि अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को उसके स्टेबल ऑर्बिट से बाहर निकालना चाहते हो, यानी कि उसको अपने उस एटम से ही नॉकआउट करना चाहते हो, तो जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ सकता है कि व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी, तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में एनर्जी गेन करके पहुंचता है, तो जिस एनर्जी की उसको रिक्वायरमेंट होती है, यानी उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करें। अगर आपको इसकी शीट चाहिए तो बहुत ही जल्द हम आपकी इस रिक्वेस्ट को जरूर मानेंगे और आपको इस पूरे वीडियो की जो भी हमने शीट बना रखी है, ये शीट आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। बाकी आप कमेंट करके सभी आंसर्स जो हैं वो बताएं, खास तौर पे एमसीक्यू और फिल इन द ब्लैंक के आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारे बच्चे कितने पढ़ रहे हैं और उनकी तैयारी कितनी बेहतरीन। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियाई की। तो अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके भी नंबर बढ़ सके। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय।